राजकुमारी का निशाना। बहुत समय पहले मृदुल लोक नामक एक समृद्ध राज्य था, जहाँ की धरती स्वर्ण सी चमकती थी। यह राज्य अपनी समृद्धि, संस्कृति और न्यायप्रिय शासकों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की शान थी उसकी प्रख्यात रानी इंदिरा, एक अत्यंत बुद्धिमान, सुंदर और शक्तिशाली नारी। लेकिन रानी इंदिरा केवल एक कुशल शासक ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत रहस्य की स्वामिनी भी थी। उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वे भविष्य की झलक देख सकती थी। यह शक्ति उन्हें उनके पूर्वजों से मिली थी और यही उनके शासन को अन्य राजाओं से अलग बनाती थी। परंतु इस शक्ति का रहस्य केवल वे ही जानती थी। रानी का दिल विशाल था, लेकिन कहीं न कहीं वे अकेलापन महसूस करती थी। भले ही राज्य समृद्ध था, लेकिन उनके निजी जीवन में एक अधूरापन था। एक दिन मृदुल लोक में एक नया व्यापारी आया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका नाम था सेठ धनानंद, एक समृद्ध और रहस्यमय व्यक्ति जिसकी आंखों में गहरे अनुभवों की कहानियां झलकती थी। सेठ धनानंद व्यापार के सिलसिले में कई देशों की यात्रा कर चुका था, लेकिन उसने मृदुल लोक में बसने का निर्णय लिया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि वह किसी रहस्य को अपने सीने में छिपाए हुए था। राज्य के व्यापार को सुधारने के लिए रानी इंदिरा ने सेठ धनानंद को राजमहल में बुलाया। पहली बार जब दोनों आमने सामने आए तो जैसे समय थम सा गया। धनानंद ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, आपकी प्रसिद्धि सुनी थी, लेकिन आज पहली बार देखकर समझ आया कि क्यों इस राज्य की प्रजा आपको देवी समान पूजती है। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सेठ जी, मैंने भी आपकी व्यापारिक कुशलता के कई किस्से सुने हैं। मृदुल लोक में आपका स्वागत है। धीरे धीरे व्यापारिक चर्चाओं के बीच दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। धनानंद केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, उसमें गहरी समझ और अद्भुत व्यक्तित्व था जो रानी को आकर्षित करने लगा। रानी इंदिरा की शक्ति का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन सेठ धनानंद को महसूस हुआ कि उनकी आंखों में कुछ छिपा है। एक दिन जब दोनों राजमहल के बाग में टहल रहे थे तो धनानंद ने पूछा, महारानी, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? इतनी शक्ति के साथ भी आप अकेली हैं। इंदिरा ने गहरी सांस ली और कहा, शक्ति जितनी बड़ी होती है उतनी ही भारी इसकी जिम्मेदारी भी होती है। मैं चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकती। धनानंद चुप रहा, लेकिन उसने महसूस किया कि रानी का दर्द उससे छुपा नहीं था। समय बीतता गया और रानी इंदिरा तथा सेठ धनानंद के बीच एक अटूट बंधन बनने लगा। वे केवल व्यापारिक चर्चाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि धीरे धीरे एक दूसरे के दिल के करीब आने लगे। एक दिन जब पूर्णिमा की रात थी, रानी इंदिरा और सेठ धनानंद महल की छत पर खड़े थे। चांदनी की हल्की रोशनी में दोनों की आंखें मिली। सेठ जी, क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया है? रानी ने अचानक से पूछा। इस पर धनानंद मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन वो प्रेम हमेशा अधूरा रहा और शायद अब उसे पूरा करने का समय आ गया है।
रानी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वे दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता अब व्यापार तक सीमित नहीं था। जब प्रेम अपने शिखर पर पहुंचने लगा, तब मृदुल लोक पर एक संकट का बादल मंडराने लगा। एक दिन एक गुप्त दूत राजमहल में पहुंचा और घबराए स्वर में बोला, महारानी, काल रात्रि कहा, महारानी, हमें अपनी शक्ति का उपयोग इस संकट से निपटने के लिए करना होगा। रानी ने सिर हिलाया और युद्ध की तैयारी करने लगी। युद्ध की घोषणा होते ही मृदुल लोक की सेना तैयार होने लगी, लेकिन काल रात्रि की सेना भी अत्यंत शक्तिशाली थी। युद्ध भूमि पर अंधकार और रोशनी की टक्कर हुई। जब काल रात्रि ने अपनी काली शक्तियों से राज्य पर हमला किया, तब रानी इंदिरा ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और प्रकाश की एक अद्भुत दीवार खड़ी कर दी। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। धनानंद पर काल रात्रि ने हमला कर दिया। रानी चीख उठी, धनानंद! उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग कर धनानंद को बचा लिया, लेकिन इससे उनकी स्वयं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। धनानंद ने कांपते स्वर में कहा, महारानी, आप अपनी शक्ति को मेरे लिए जोखिम में मत डालिए। परंतु रानी के लिए धनानंद अब केवल एक सेठ नहीं था, बल्कि उनके हृदय के सबसे निकट व्यक्ति बन चुका था। आखिरकार रानी ने अपनी पूरी शक्ति समेट ली और एक अंतिम प्रहार किया, जिससे काल रात्रि का अंत हो गया और युद्ध भी समाप्त हुआ। मृदुल लोक की विजय हुई। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।